चलिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की विधानसभाओं के बारे में हमको पढ़ना है। 1 से लेकर 16 तक की विधानसभाओं का क्रम से अपन इसके अंदर जो डाटा है उनको समझने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम के अंदर हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो इनको कुछ जगह तो हमने इसको इंटरलिंक करके समझा है, कुछ जगह अपने इसको ट्रिक के द्वारा समझा है, ठीक है। तो अपन इसमें कोशिश करेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा अपन को डाटा याद रहे। तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले तो राजस्थान जो विधानसभा है उसके अंदर जो जो सीटों का वर्णन है वो अलग अलग विधानसभाओं के अंदर अलग अलग रहा है। तो हमारे जब सबसे पहले 1952 के अंदर जब हमारे चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो उस टाइम हमारे 160 सीटें होती है। तो प्रथम विधानसभा चुनाव में 160 सीटें होती है। अब ये 160 सीटें जैसे द्वितीय विधानसभा चुनाव होते हैं उनके अंदर ये सीटें 176 हो जाती है। तो द्वितीय, दूसरी और तीसरी जो विधानसभा होती है उसमें हमारी सीटें हैं वो फिक्स होती है, 176 होती है। फिर उसके बाद चौथी और पाँचवीं जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें सीटें हमारी 184 हो जाती है। 184 हमारी सीटें हो जाती है और ये रहती है चौथी और पाँचवीं के अंदर। और पाँचवीं बार जब छठी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये स्टेबल हो जाती है, 200 सीटें हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इनके अंदर सम संख्या का नियम काम करता है। दूसरी, अब देखो वर्दी कह रही है, वर्दी कैसे हो रही है हमारी, दूसरी में हो रही है, चौथी में हो रही है और छठी के अंदर हो रही है। तो दूसरी के अंदर 176 सीटें हो जाती है, चौथी के अंदर 184 सीटें हो जाती है और छठी विधानसभा के अंदर हमारे 200 सीटें हो जाती है। तो सम संख्या का नियम याद रखें, 2 4 6। छठी विधानसभा, दूसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा, छठी विधानसभा। तो इसको थोड़ा सा याद रखें, ठीक है ना। तो ये अपन को याद हो गया होगा लगभग लगभग, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन को भी थोड़ा सा अपन याद कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जो लगा हमारे, प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो चौथी विधानसभा के अंदर लगा था। द्वितीय बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो हमारे पाँचवीं विधानसभा के अंदर लगता है। और तृतीय जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो छठी विधानसभा के अंदर लगता है। और चतुर्थ जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 9वीं विधानसभा में लगता है। अब देखो ये 9वीं और छठी विधानसभा, भैरव सिंह शेखावत जी का टाइम था, इस टाइम पे यहाँ पर आपातकाल लगा था। 2 बार आपातकाल भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पे लगा है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है कि सेंटर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का जो सरकारों का बदलाव है, इस वजह से ये दोनों आपातकाल राजनीति से प्रेरित थे, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन चलते हैं इधर प्रथम आपातकाल के टाइम पे चौथी विधानसभा। तो ये ध्यान रखना भी, प्रथम आपातकाल तो चौथी में लगा है, दूसरा आपातकाल पाँचवीं में लगा है। तो 4 और 5 ये 2 आपातकाल तो हो गए चौथी और पाँचवीं के अंदर, और छठी लगातार हो गया। तो चौथी, पाँचवीं और छठी लगातार 3 विधानसभाओं के अंदर हमारे आपातकाल लगता है। और उसके बाद छठी के बाद 9वीं विधानसभा आ जाती है। तो 9वीं विधानसभा में चौथी बार आपातकाल लगता है 1992 के अंदर। इनकी डेट थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। पहला जो आपातकाल लगता है अस्पष्ट बहुमत की वजह से लगता है 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 1967 के अंदर। तो मार्च और अप्रैल ये महीने याद रखो, मार्च और अप्रैल। 13 13 13 दूनी 26 हो जाए, 13 का पाड़ा बोलते हैं दुगना हो जाता है 26। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो 13 और 26 मार्च और अप्रैल। अब इसके बाद ये आते हैं दूसरा आपातकाल लगता है वो 5वीं विधानसभा के लगता है, ये अप्रैल में लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ अप्रैल है और यहाँ पर भी अप्रैल आ गया, ठीक है। अब यहाँ अप्रैल है तो यहाँ अप्रैल से लगता है ये 30 अप्रैल से। कब से लगता है? 30 अप्रैल से। और ये लगता है जून तक, 21 जून 1977 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो ये 1967, ये 1977, ठीक है। यहाँ अप्रैल आ रहा है, यहाँ पर भी अप्रैल आ रहा है। अब ये 21 जून, 30 अप्रैल से लेकर 21 जून 1977 तक दूसरा आपातकाल लगता है। छठी विधानसभा के अंदर हमारे 7 फरवरी से लेकर 5 जून 1980 तक क्या लगता है? तीसरा आपातकाल लगता है, ठीक है। तो 7 फरवरी से 5 जून, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मिस हो सकता है, 7 फरवरी से 5 जून। और जो चौथा आपातकाल लगता है वो 9वीं विधानसभा के अंदर लगता है। भैरव सिंह शेखावत इस टाइम के ऊपर क्या होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, सॉरी मुख्यमंत्री होते हैं। और ये बाबरी मस्जिद घटना की वजह से होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो इनकी जो सहयोगी जो जनता दल होता है वो क्या बाबरी मस्जिद कांड की वजह से क्या होता है, अपना समर्थन वापस ले लेता है। और यहाँ पर हमारे आपातकाल लगा दिया जाता है। ये 15 सबसे लंबा आपातकाल यही है, 15 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 1992 से लेकर 1993 तक। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। तो ये ध्यान रखें, दिसंबर और दिसंबर दोनों यहाँ पर दिसंबर है, ये आप इंटरलिंक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फरवरी आ रहा है और यहाँ जून आ रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। यहाँ अप्रैल आ रहा है, यहाँ जून आ रहा है, ठीक है। और यहाँ अप्रैल आ रहा है, यहाँ पर भी अप्रैल आ रहा है। देखो, तो अप्रैल को ध्यान रखें, जून को जून से ध्यान रखें और दिसंबर को दिसंबर से ध्यान रखें। तो 3 महीने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अप्रैल का महीना रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जून का महीना 2 बार रिपीट हुआ है और इसके बाद दिसंबर का महीना 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये थोड़ा, इसको थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। अप्रैल, जून, दिसंबर, ये डेट भी ध्यान रखना, 13 26, 30 21, 17 5 और 15 3।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखें अच्छे से। अब आ जाते हैं अपन प्रथम विधानसभा के कार्यकाल के टाइम पे। प्रथम विधानसभा के बारे में कुछ डाटा अपन याद कर लेते हैं। जो प्रथम विधानसभा होती है 1952 से 1957 तक होती है। और प्रथम विधानसभा के अंदर क्या होता है साहब, हमारे यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री रहते हैं प्रथम विधानसभा के अंदर। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं टीकाराम पालीवाल होते हैं, निर्वाचित होते हैं। टीकाराम पालीवाल के बाद जयनारायण व्यास जी आते हैं, फिर उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं। टीकाराम पालीवाल के बाद क्या होता है, जो जयनारायण व्यास जी होते हैं ये क्या होते हैं, प्रथम विधानसभा के अंदर चुनाव नहीं जीत पाते हैं जोधपुर साइड से, ठीक है। क्योंकि जोधपुर साइड के अंदर क्या होता है कि जो हनुमंत सिंह जो होते हैं महाराव, तो उनके विरोध की वजह से इनको क्या है कि प्रथम चुनाव के अंदर क्या है सफलता नहीं मिलती। फिर जयनारायण व्यास जी यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं दूसरी सीट से, ये किशनगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ते हैं और उसके बाद ये जीतते हैं वहाँ पर से, ठीक है ना। और नवंबर 1952 के अंदर वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल जी बनते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, टीकाराम पालीवाल जी बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव के अंदर जयनारायण व्यास जी चुनाव लड़ते हैं किशनगढ़ से, तो ये ध्यान रखना अपन, किशनगढ़ से ये चुनाव लड़ते हैं। और किशनगढ़ में चुनाव लड़ने के बाद नवंबर 1952 के अंदर ये वापस मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी आ जाते हैं 1954 के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे जो कांग्रेस के जो गुट हैं उनके अंदर कुछ राजनीति प्रेरित कुछ इनके अनबन हो जाती है, तो इसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी पद संभालते हैं 1954 के अंदर। और सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया जी की 4 बार साहब ये मुख्यमंत्री रहते हैं राजस्थान, 1954 से लेकर 1971 तक रहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखें अपने इसके अंदर डाटा। अब इसके अंदर क्या होता है, मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल जी हैं, जयनारायण व्यास जी हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं। जो अध्यक्ष होते हैं वो नरोत्तम लाल जोशी हैं। और प्रोटेम जो स्पीकर हैं वो महारावल संग्राम सिंह जी हैं, ठीक है। तो नरोत्तम लाल जोशी को ध्यान रखना। और जो अपने उपाध्यक्ष होते हैं वो लाल सिंह शक्तावत होते हैं। कौन होते हैं उपाध्यक्ष? अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी है और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, लाल सिंह शक्तावत जी हैं। कौन है? लाल सिंह शक्तावत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, लाल सिंह शक्तावत, लाल सिंह शक्तावत, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रोटेमिस ये होता है अपने उपाध्यक्ष। प्रोटेमिस भी तो महारावल संग्राम सिंह हो गए। तो देखो लाल हो गया तो लाल से लाल सिंह हो जाएगा, ठीक है। संग्राम सिंह हो गया, ठीक है। तो नरोत्तम लाल जोशी हो गया, फिर उसके बाद लाल सिंह शक्तावत हो गया, महारावल संग्राम सिंह हो गए। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो, इस पहला जो विधानसभा का चुनाव होता है उसके अंदर थोड़ा सा डाटा सीटों का याद रखना है आपको। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले तो 160 सीटें होती है, कांग्रेस को 82 सीटें मिलती है। और उसके बाद मिलती है निर्दलियों को 35 सीटें निर्दलियों को मिलती है। उसके बाद राम राज्य परिषद उसको 24 सीटें मिलती है। भारतीय जनसंघ जो आगे भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है वो उसको 8 सीटें मिलती है। और कृषि कर लोक पार्टी को 7 सीटें मिलती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, 82 सीटें तो कांग्रेस को है और 35 सीटें निर्दलीय है। उसके बाद जो कांग्रेस के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी आती है वो राम राज्य परिषद आती है। राम राज्य परिषद को जो मिलती है सीटें वो 24 हैं। तो 82 24 आ गया, फिर भारतीय जनसंघ को 8 है, फिर उनको 7 है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें इस डाटा को, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। अब कुछ मेजर चीज़ें, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, उपचुनाव के बारे में बात कर लें। सबसे ज़्यादा 17 स्थानों पर उपचुनाव इसी के अंदर होते हैं, प्रथम विधानसभा के अंदर होते हैं। और प्रथम विधानसभा का जो गठन होता है वो 19 फरवरी 1952 को होता है। और पहली बैठक 29 मार्च को होती है। तो देखो 19 फरवरी 1952 और 29 मार्च 1952। और सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर होता है, उपचुनाव होते हैं। उसके अंदर 17 स्थानों पर उपचुनाव होते हैं। पहली महिला जो प्रतिनिधि होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो दो चीज़ें ध्यान रखो इसके अंदर। जो पहली महिला प्रतिनिधि होती है वो श्रीमती यशोदा देवी होती है। ये प्रजा समाजवादी पार्टी से होती है। और ये जो प्रजा समाजवादी पार्टी है ना, ये राजस्थान के अंदर इसके जो कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं, प्रजा समाजवादी पार्टी भी बोलते हैं इसको। ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के लिए बनाई गई थी। ये प्रजा समाज पार्टी किसने बनाई थी? ये बनाई थी अपने जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण हैं, ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण जी थे। और इसके अलावा नरेंद्र देव जी थे, इनके मित्र थे नरेंद्र देव। इन दोनों के द्वारा इस पार्टी का निर्माण किया गया था। और इसी पार्टी की थी श्रीमती यशोदा देवी। उपचुनाव हुए थे, उनके अंदर जीती थी, ठीक है। तो राज्य की पहली महिला विधायक बनी थी और ये बांसवाड़ा से जीती है उपचुनाव के अंदर 1953 के अंदर। अब कमला बेनीवाल जी हैं, ये कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री बनी थी। प्रथम चुनाव के अंदर 4 महीना उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो कमला बेनीवाल जो सुखाड़िया सरकार थी उसके अंदर सबसे पहले उप मंत्री बनी थी, ठीक है ना। इस वजह से उसको पहली महिला मंत्री भी बोला जाता है, तो ठीक है। तो कमला बेनीवाल को ध्यान रखना आप, ठीक है। अब प्रथम चुनाव में 4 महिलाएं चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो हार गई थी। इन 4 महिलाओं में तो 2 देवियां हैं और 2 बाई हैं। तो देवियां कौन कौन सी? एक तो चिरंजी देवी है, एक रानी देवी है, एक शांता बाई है, एक वीरेंद्रा बाई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अभी क्या नाम है, चिरंजी, क्योंकि औरतें काफ़ी लंबी जीती है तो चिरंजी देवी का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद रानी देवी की, क्योंकि औरतें तो रानी की तरह रहती, तो रानी देवी इसको कंटेंट कर लेना। और उसके बाद एक शांताबाई होती है, क्योंकि औरतें शांत स्वभाव की, तो ये शांताबाई हो जाएगी। और एक ये वीरेंद्रा बाई हो जाएगी। वीरेंद्रा बाई, इसका नाम बड़ा अटपटा है, वीरेंद्रा बाई। ये वीरेंद्रा बाई मेरे को तो लगता है कोई मराठी है वीरेंद्रा बाई, ठीक है ना।
चलो, अब ये तो यहाँ तक तो ही हो गया। अब एकीकरण का प्रभाव क्या होता है साहब इसके अंदर? 1956 के अंदर अजमेर मेरठ सीट की जो धारा सभा है वो उसकी 30 सीटें विलय से कुल सीटें 190 हो जाती है। ये एक थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना, क्योंकि जो क्या होता है कि हमारे दो तरह के अंग्रेजों के टाइम पे दो तरह के राज्यों की कैटेगरियाँ थी। एक तो हमारी देसी रियासतें थी, एक थे ब्रिटिश सल्तनत के राज्य, जिनको अंदर अपन पॉलिटिकल एजेंट जहाँ रहा करता था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। तो वहाँ पर 30 सीटें थी इसकी, ठीक है ना, विधानसभा के लिए। 1956 के अंदर ये बात हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो भारतीय जनसंघ है, इसके जो संस्थापक हैं वो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, भारतीय जनसंघ के, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक पार्टी और है, इसमें ज़्यादातर कॉमरेड्स भी हैं हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है। मार्क्सवादी पार्टी भी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इसके संस्थापक हमारे A.K. गोपालन थे। क्या थे? A.K. गोपालन। अब ये मार्क्सवादी अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे सीकर क्षेत्र के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं। शेखावटी क्षेत्र के अंदर अभी भी कॉमरेड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब अपन चलते हैं दूसरी विधानसभा के अंदर। तो दूसरी विधानसभा होती है, तो ये अपन मेजर चीज़ इसमें ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जो पहली विधानसभा है उसके अंदर 3 मुख्यमंत्री हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और ये नरोत्तम लाल जोशी और लाल सिंह शक्तावत और हमारे महाराहुल संग्राम सिंह, इन 3 नामों को ये याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा यशोदा देवी, ये महिला कैरेक्टर है, इसको याद रखना। कमला बेनीवाल को याद कर लेना, ठीक है। और ये चलो ये हो गया अपने उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। सीटों का विवरण भी याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मोहनलाल सुखाड़िया जी होते हैं, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे क्या होता है कि दूसरी और तीसरी, तो रामनिवास मिर्धा जी आ जाते हैं। रामनिवास मिर्धा, ये मिर्धा जी दूसरी और तीसरी के अंदर जैसे दूसरी विधानसभा है प्लस तीसरी विधानसभा के अंदर अध्यक्ष रहते हैं रामनिवास मिर्धा जी। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं रामनिवास मिर्धा जी। प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह जी हैं। तो देखो, नारायण और राम दोनों एक ही अवतार हैं, राम का अवतार नारायण भी है, ठीक है। तो ये रामा अवतार हो गया, नारायण अवतार हो गया, जिनको ऐसे थोड़ा इंटर रिलेट कर लेना, ठीक है। तो नारायण सिंह हो गया प्रोटेम स्पीकर, और रामनिवास मिर्धा हो गया, ठीक है। अब इनके पास सीटों का विभाजन देखते हैं। तो दूसरी विधानसभा के अंदर हमारे पास जो सीटें आती है, कांग्रेस जो दूसरी विधानसभा में कितनी सीटें हो जाती हैं? 176 सीटें हो जाती है, ठीक है। और कांग्रेस को 119 सीटें मिलती है, राम राज्य परिषद को 17 मिलती है, जिसको पहली में चॉइस मिलती है, ठीक है। और भारतीय जनसंघ को पहली के अंदर 8 मिलती थी, अब यहाँ पर 6 हो गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। 24, 8, और कांग्रेस को कितनी थी यहाँ पर सबसे पहले? 82 प्रथम के अंदर, तो अभी 119 हो जाती है। तो 119 कांग्रेस को मिल रही है, 17 राम राज्य परिषद को मिल रही है, और भारतीय जनसंघ को 6 मिल रही है। कुल सीटें 176 हैं। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा जी हैं, प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह जी है। अब होता है क्या कि पुनर्सीमांकन चुनाव से पहले विधानसभा सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया था, इस वजह से सीटों की संख्या 160 से बढ़ाकर हमारे 176 कर दी गई थी। सर्वाधिक बैठकें, राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा बैठकें 306 विधानसभा के अंदर सर्वाधिक बैठकें इसके अंदर हुई है। सर्वाधिक बैठकें राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा 306 बैठकें यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। सर्वाधिक बैठकें 306 दूसरी विधानसभा के अंदर सर्वाधिक बैठकें हुई है भैया। और जो उपाध्यक्ष थे वो निरंजन आचार्य जी थे, ठीक है। निरंजन आचार्य को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको भी इसको यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो उपाध्यक्ष कौन थे? निरंजन आचार्य जी थे हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर अपने नारायण सिंह जी हैं, और अध्यक्ष कौन है? रामनिवास मिर्धा जी हैं, ठीक है। और निरंजन आचार्य हमारे क्या हैं? निरंजन आचार्य जी उपाध्यक्ष हैं। तो ये दूसरी विधानसभा हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद इसकी विधानसभा के अंदर एक डाटा और याद रखिएगा। इसके अंदर क्या होता है कि इस चुनाव के अंदर 4 तो राष्ट्रीय दल होते हैं और 1 हमारे राज्य दल होता है। जबकि जो पहली विधानसभा होती है जो 1952 से लेकर 1957 तक होती है, उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर हमारे 10 तो राष्ट्रीय दल होते हैं और 1 राज्य दल होता है, किसान जनता संयुक्त पार्टी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और दूसरे के अंदर 4 तो हमारे राष्ट्रीय दल होते हैं और 1 राज्य दल होता है, 4-1, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्विप कर लेते हैं एक बार। मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है। रामनिवास मिर्धा जी, नारायण सिंह जी, उसके बाद निरंजन आचार्य जी, ठीक है। इन 4 कैरेक्टर को आपको इसमें याद रखना। अब तीसरी विधानसभा आती है जो कि 1962 से लेकर 1967 तक रहती है। अब तीसरी विधानसभा के अंदर जो सीटें होती है वो हो जाती है अपने 176 ही रहती है, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस को जो सीटें मिलती है वो 88 मिलती है कांग्रेस को सीटें इस समय तीसरी विधानसभा में। पहले में कितनी मिल रही है अपन को? 82, ठीक है। दूसरे के अंदर अपन को कितनी मिल रही है? 119, ठीक है। तीसरे में कितनी मिल रही है? 88। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए, 82 को यहाँ से 88 कर दीजिए, और ये 119 मिली, थोड़ा इसको कोरिलेट करके रखिए।
तो कांग्रेस को 88 मिली है और स्वतंत्र पार्टी को 36 मिली है और भारतीय जनसंघ को 15 मिली। अब भारतीय जनसंघ को पहली में कितनी मिली थी? 8, दूसरी में कितनी मिली थी? 6 और तीसरी में कितनी मिल जाती है? 15। अभी स्वतंत्र पार्टी भाई सभी नहीं आती, ये मेजर डाटा ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारे जो सामंतवादी थे, जो जितने भी राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया कि एक पार्टी बनाई साहब। इनको लगा कि साहब हम भी राज करेंगे, अपना राज चला गया तो अपन विधानसभा में बैठ के तो राज करेंगे ही सही। तो स्वतंत्र पार्टी बनाई गई सबसे पहले। अब इसमें होता क्या है कि स्वतंत्र पार्टी के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। तो स्वतंत्र पार्टी क्या है कि इसमें राज्य का एक नया दल उभरता है और इसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो तारा होता है। इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है? तारा। और इसके जो निर्माणकर्ता होते हैं वो सी राजगोपालाचारी होते हैं। कौन होते हैं? सी राजगोपालाचारी। ये राजगोपालाचार्य जी हैं, इन्होंने क्या किया था कि इससे पार्टी का निर्माण करवाया था, मतलब संस्थापक हैं, फाउंडर हैं उनके। और इस पार्टी की जो कमान थी वो हमारी जो जयपुर की महारानी गायत्री देवी है, ठीक है, गायत्री देवी के हाथ में रहती है, ठीक है। और ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, पहली बार ये पार्टी बनाते हैं, पहली बार में 36 सीटें लेके आते हैं और कांग्रेस के लिए समस्या पैदा कर देते हैं और बाद में भी ये पार्टी बढ़ती जाती है, ठीक है। और जो हमारा जनसंघ होता है वो 15 सीटों पे रह जाता है। तो अब देखो इसको ऐसे थोड़ा कोऑर्डिनेट करते हैं। जो कांग्रेस को पहले चुनाव के अंदर जो सीटें मिली थी वो 82 मिली थी, दूसरे में 119 मिलती है, तीसरी के अंदर 88 मिलती, ये इसको याद रखो, ठीक है। भारतीय जनसंघ को पहले चुनाव में 8 सीटें, पहले चुनाव में 8 सीटें मिलती है, दूसरों के अंदर अपने 6 मिलती है और तीसरे के अंदर 15 मिलती है, इसको ऐसे याद रखो। और स्वतंत्र पार्टी नहीं आती है, ठीक है। अब जो तीसरी विधानसभा है 1962 से 1967 तक, इसमें एक ही मुख्यमंत्री रहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी रहते हैं। और और इनके अध्यक्ष कौन से थे? रामनिवास मिर्धा, जो कि दूसरी विधानसभा के अंदर भी थे और तीसरी में भी अध्यक्ष रहते हैं रामनिवास मिर्धा, ठीक है। तो रामनिवास मिर्धा जी ये अध्यक्ष रहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी जो कांग्रेस से हैं वो क्या रहते हैं? मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा याद करने की बात नहीं है। संरचनात्मक परिवर्तन होता है, इस बार 2 सदस्यीय क्षेत्र समाप्त कर दिए जाते हैं। स्वतंत्र पार्टी का उभार होता है, राज्य में स्वतंत्र पार्टी सामंतों राजाओं की पार्टी होती है, इस ये दल उभरती है और 1959 के अंदर सी राजगोपालाचार्य द्वारा स्थापित की जाती है। इसका चुनाव चिन्ह तारा होता है। राजस्थान के अंदर नेतृत्व महारानी गायत्री देवी के द्वारा किया जाता है। तो तीसरी विधानसभा के मुख्य किरदार ये हैं। कौन कौन हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, रामनिवास मिर्धा जी हैं, सी राजगोपालाचार्य जी हैं और गायत्री देवी जी हैं और हमारे स्वतंत्र पार्टी, ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। अब आ जाते हैं तीसरी बात, चौथी विधानसभा। फिर सीटें बढ़ जाएगी, 176 से बढ़ के 184 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे जो विधानसभा होती है भैया, इसके अंदर त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है। सीटों का जो विधानसभा होता है 1967 से 1972 के अंदर तय होता है, इसके अंदर जो विधानसभा होती है वो त्रिशंकु हो जाती है। अब कांग्रेस को 89 सीटें मिलती है, स्वतंत्र पार्टी को 48 मिलती है और जनसंघ को 22 मिलती है। तो ये देखो भाई यहाँ पर ये कांग्रेस को 89 हो गई यहाँ पर। और तीसरी विधानसभा के अंदर कांग्रेस को कितनी मिल रही है? 88 मिल रही है। तो यहाँ चौथी के अंदर एक सीट प्लस हो जाती है, 88 से कितनी हो जाती है? एक सीट प्लस होकर 89 हो जाती है। तो तीसरी विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? चौथी विधानसभा में 89 मिलती है, ठीक है। कुल सीटें आती है 184। स्वतंत्र पार्टी को 48 मिलती है, जिसको पहले कितनी मिल रही है? पहले मिल रही है अपनी 36। तो देखो ये 36 से कहाँ पहुँच गए? 48वें स्वतंत्र पार्टी। और जनसंघ को जो पहले कितनी मिली है? 15 तीसरी के अंदर, अब वो कितने पे आ गई? 22 पे आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो साहब मुख्य चीज़ क्या है? तो अजगर फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ठीक है ना। बाद में बरकतुल्ला खान जी बनते हैं। चौथी विधानसभा के अंदर क्या होता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं और बाद के अंदर क्या होता है? 1971 के अंदर बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके अंदर आचार्य निरंजन नाथ आचार्य जी होते हैं, निरंजन नाथ आचार्य वो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष पूनमचंद विश्नोई होते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। त्रिशंकु परिणाम होता है, पहली बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। कौन सी विधानसभा के अंदर? चौथी विधानसभा के अंदर। प्रथम राष्ट्रपति शासन लगता है 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और संसदीय सचिव, ध्यान रखना इसके अंदर खास बात देखो, चौथी विधानसभा के अंदर राज्य मंत्री और संसदीय सचिव, संसदीय सचिव और राज्य मंत्री का पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव इसमें बनाए जाते हैं। और जो राज्य मंत्री होता है ना, इसकी जो सैलरी होती है ना वर्तमान के अंदर ये 62,000 के लगभग होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखनी, ठीक है। और संसदीय सचिव वगैरह ये कहीं से विधानसभा में से नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके अंदर क्या होता है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी से क्या इस्तीफा ले लिया जाता है। 9 जुलाई 1971 को मोहनलाल सुखाड़िया जी क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। और जुलाई 1971 के अंदर ही बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अजगर फॉर्मूला अहीर जाट गुजर राजपूत वाला फॉर्मूला होता है। त्रिशंकु विधानसभा होती है। तो ये डाटा आप ध्यान रखें। इस त्रिशंकु विधानसभा के अंदर क्या है? डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह जी होते हैं, ठीक है ना। जो डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह जी होते हैं, उनके द्वारा क्या की जाती है? लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा सरकार बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चौथी विधानसभा की कहानी है, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा याद रखें। मेन कैरेक्टर क्या है? मेन कैरेक्टर है मुख्यमंत्री दो रहते हैं चौथी मोहनलाल सुखाड़िया जी, फिर उसके बाद बरकतुल्ला खान जी रहते हैं, ठीक है। अध्यक्ष जो होते हैं वो निरंजन नाथ आचार्य जो होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? पूनम चंद्र बिश्नोई। तो देखो मोहन जो है उसको निरंजन नाथ है, और ये पूनम चंद्र बिश्नोई पूर्णिमा है। पूर्णिमा की रात को शुद्ध होके मोहन की पूजा की जाती है सुखाड़िया, क्योंकि उससे क्या होता है कि पूनम की रात को जब आप शुद्ध होके क्या करते हो, निरंजन मतलब होता है शुद्ध होके, जब पूनम की रात को आप निरंजन होके शुद्ध होके अगर आप मोहन जी मतलब भगवान की पूजा करते हो तो आपको सुख मिलता है सुखाड़िया जी, ठीक है ना। और बरकत होती है फिर बरकतुल्ला खान, ऐसे आप इसको याद रखो, ठीक है। तो पूनम चंद बिश्नोई उपाध्यक्ष हो गया, निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष हो गया, और चौथी विधानसभा के अंदर दो मुख्यमंत्री हो गए, मोहनलाल सुखाड़िया जी और बरकतुल्ला खान जी साहब, ठीक है। बरकतुल्ला खान जी 1971 से 1973 के बीच में रहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी 1954 से लेके 1971 तक रहते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। अब 5वीं विधानसभा आती है, तो सबसे पहली बार देखो खास बात क्या है, पहली बार त्रिशंकु जो विधानसभा बनती है चौथी विधानसभा के अंदर बनती है। 5वीं विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, सीटों का विभाजन। जो 5वीं विधानसभा है उसके अंदर 184 सीटें होती है। इस बार कांग्रेस को क्या होती है, 145 सीटें मिलती है, क्योंकि बांग्लादेश की जो लहर होती है, बांग्लादेश विजय होती है, बांग्लादेश का अब जो विभाजन, बांग्लादेश के ऊपर जो हमारे ऑपरेशन जो चलाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर विजय होती है ब्लू स्टार के रूप में, तो उसके अंदर विजय होती है कांग्रेस की। इस वजह से कांग्रेस के पक्ष के अंदर एक नैरेटिव सेट होता है, और उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है, 145 सीटें मिलती है, और स्वतंत्र पार्टी को 11 सीटें मिलती है, और 8 सीटें जनसंघ को रहती है। तो बहुत पैरामीडिक शिफ्टिंग होता है। पहली विधानसभा चुनाव के अंदर तो कांग्रेस को मिलती है 82 सीटें, दूसरे के अंदर मिलती है 119 सीटें, तीसरे के अंदर मिलती है 88 सीटें, फिर उसके बाद मिलती है 89 सीटें, और उसके बाद आ जाती है 145 सीटें। तो ये थोड़ा सा गौर करके रखना। स्वतंत्र पार्टी जो होती है उसको सबसे पहले तो मिलती है 36 सीटें, फिर उसके बाद 48 सीटें, और फिर 5वीं विधानसभा में 11 सीटें मिलती है। जनसंघ होता है जो प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं उसके अंदर तो मिलती है उनको 8 सीटें, दूसरे में मिलती है 6 सीटें, और तीसरे के अंदर मिलती है 15 सीटें, और फिर उसके बाद 24 सीटें इसमें मिलती है, और वापस जनसंघ के अंदर इसको मिलती है 8 सीटें 5 विधानसभा के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। तो 5 विधानसभा सीटों का विभाजन 145, 11, 8, ठीक है। फुल टू कांग्रेस बहुमत में है। अब इसके अंदर क्या होता है, 5 विधानसभा के अंदर क्या होता है साहब, 5 विधानसभा के अंदर 184 सीटों के चुनाव होते हैं। बांग्लादेश विजय के कारण कांग्रेस के पक्ष में लहर होती है, और इसमें जो अध्यक्ष बनते हैं, इसके अंदर अध्यक्ष बनते हैं वो होते हैं अपने रामकिशोर व्यास जी, और प्रोटेम स्पीकर होता है यशवंत सिंह जी, ठीक है ना। तो यशवंत सिंह नाहर जी तो क्या होता है, यशवंत सिंह नाहर तो क्या होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, और रामकिशोर व्यास जी क्या होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। मुख्यमंत्री दो होते हैं, बरकतुल्ला खान जी, हरिदेव जोशी जी। समय होता है 1972 से लेकर 1977 तक, ठीक है। तो ये आप मोटा मोटा ध्यान रखिए। राष्ट्रीय 1971 में बांग्लादेश विजय का कांग्रेस पे भारी जीत होती है। सर्वाधिक कार्यकाल 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के कारण विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा, ये भी डाटा याद रखिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो होता क्या है, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। सबसे लंबी जो विधानसभा होती है वो 5वीं विधानसभा होती है। सर्वाधिक सत्र इसी के अंदर 13 होते हैं, ठीक है। और द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1970 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। अब होता है कि द्वितीय राष्ट्रपति शासन की वजह से क्या, द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगता है 1977 के अंदर, ठीक है ना। होता क्या है कि वहाँ पर सेंटर के अंदर होता है, केंद्र के अंदर, संघ के अंदर, वहाँ पर कांग्रेस हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो चुनाव के अंदर जो राज्य के अंदर हमारी जो सरकार होती है, हरिदेव जोशी सरकार, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देती है और सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। मध्यावधि चुनाव सबसे पहली बार 5वीं विधानसभा के अंदर होते हैं, तो ये ध्यान रखना भैया, यहाँ पर मध्यावधि चुनाव नहीं यार, मध्यावधि चुनाव हाँ 5वीं में होते हैं, ठीक है सर, 5वीं के बाद ही होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे यार, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति जो शासन लगता है, कौन सा राष्ट्रपति शासन लगता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दूसरी बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब छठी विधानसभा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन कब से कब लग रहा है, अपने 30 अप्रैल से लग रहा है, 30 अप्रैल 1977 से लग रहा है 21 जून तक। तो 30 अप्रैल से कब तक लग रहा है, 21 जून तक, ठीक है, 1977, ठीक है ना। और 5 विधानसभा में कौन दो मुख्यमंत्री रहे हैं, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी। रामकिशोर व्यास ध्यान रखना अध्यक्ष है, और प्रोटेम स्पीकर यशवंत सिंह नाहर हैं, ठीक है ना। तो यशवंत सिंह नाहर, इसको कैसे कोलेट करें अपन, ठीक है ना, हरदेव जोशी, ठीक है ना, हरिदेव जोशी। जो जोशी जी हैं वो क्या किशोरावस्था के अंदर थे, और ये नाहर पे सवारी कर रहे थे यश पाने के लिए, ठीक है ना। तो जो, क्योंकि देखो हरिदेव जो जोशी हैं, जो देवता होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ सवारी होती हैं। जो क्या है, हरिदेव जी, हरि जी थे,
भगवान है वो देवता के रूप में छोटे राम किशोरावस्था के अंदर थे हरिदेव जी, और वो यश पाने के लिए नार के ऊपर सवारी करते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, हरिदेव जोशी, राम किशोर व्यास, यशवंत सिंह नार। यशवंत सिंह नार प्रोटेम स्पीकर है 5 विधानसभा के अंदर, राम किशोर व्यास जी अध्यक्ष हैं, और बरकतुल्ला खान हरिदेव जोशी 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगता है। अब आता है छठी विधानसभा। ठीक है, अब छठी विधानसभा के अंदर साहब सीटें क्या हो जाती है, 200 हो जाती है। और छठी विधानसभा में सीटें होने के बाद भारतीय जो जनता पार्टी होती है, जब भारतीय जनता पार्टी होती है उनको 151 सीटें मिलती है, और कांग्रेस को 41 सीटें मिलती हैं। ठीक है, और इस बार पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनता है भैरों सिंह शेखावत के रूप में। भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होते हैं, और अध्यक्ष जो होते हैं वो महाराव लक्ष्मण सिंह जी होते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। उसके बाद में गोपाल सिंह जी रहते हैं। तो 2 विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं भैरों सिंह शेखावत जी के टाइम पे छठी विधानसभा के अंदर। तो छठी विधानसभा, ठीक है, उसके बाद छठी के बाद हमारे भैरों सिंह शेखावत जी जो हैं वो भैरों सिंह शेखावत जी हैं वो छठी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं। और उसके बाद 9वीं विधानसभा, छठी विधानसभा, 9वीं विधानसभा, और उसके बाद 11वीं विधानसभा, ये इनके अंदर ये मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, तो छठी विधानसभा के अंदर सबसे पहले अध्यक्ष बनाया जाता है लक्ष्मण सिंह को, और उसके बाद फिर गोपाल सिंह भद्राज उनको बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो फतेह सिंह जी होते हैं। ठीक है ना, तो भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, और जो भारतीय जनता पार्टी 151 सीटें हैं, कांग्रेस को 41 सीटें। तो देखो ये 151 है और इधर 41 हैं, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब 4 1 क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो ये इसको इस ऐसे रिलेटेड रखो। तो छठी विधानसभा, ठीक है ना, छठी विधानसभा के अंदर क्या हो गया, 151 सीटें हैं। जब एक के अंदर 5 जुड़ता है तो कितने बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं। ठीक है, और 5 में से एक गया तो कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 4 बन जाएंगे, और ये 1 इधर आ जाएगा तो 41 हो जाएगा। तो कांग्रेस को 41 और 151 हमारे बीजेपी को सीटें होंगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सीटों का विस्तार हो जाता है। छोटा कार्यकाल होता है, 5 वर्ष से पहले भंग कर दी जाती है। अब तक की सबसे कम सत्र 6 होते हैं। तृतीय राष्ट्रपति सदन 1980 में लगता है। केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा बर्खास्तगी की जाती है। अब ये 17 फरवरी से 5 जून 1980 तक रहता है। तो ध्यान रखना, फरवरी और जून, 17 फरवरी से 5 जून 1980 तक रहता है। ठीक है, छठी के बाद 7वीं विधानसभा आती है। 7वीं विधानसभा के अंदर 1980 से 1945 का कार्यकाल होता है। सीटों का विभाजन होता है 200। अब कांग्रेस आ जाती है 133 सीटों के ऊपर। तो देखो पे इधर देखो कांग्रेस, देखो यहाँ पर अपन देखते हैं, कोल्टेट करते हैं। देखो चौथी विधानसभा के अंदर कांग्रेस को 89 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद 5वीं विधानसभा के अंदर 145 हो जाती है। ठीक है, अब 145 के बाद फिर छठी विधानसभा के अंदर बीजेपी जीत जाती है, 151 हो जाती है। तो देखो, तो वहाँ पर कितनी हो रही है, 89 हो रही है। ठीक है ना, फिर उसके बाद कांग्रेस को मिलती है 145 सीटें, 89 सीटें, और बीजेपी को मिलती है 151 सीटें। और उसके बाद 7वीं के अंदर कांग्रेस को मिल जाती है 133 सीटें। ठीक है, और उसके बाद कितनी मिलेगी, 133 के बाद ये हो जाएंगी 113। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। तो कांग्रेस को 133 सीटें मिलती है 7वीं विधानसभा के अंदर 1980 1985 में। अब इस विधानसभा के अंदर भाई साहब कितने मुख्यमंत्री रहते हैं, सबसे पहले जगन्नाथ पहाड़िया जी रहते हैं, फिर उसके बाद शिवचरण माथुर रहते हैं, फिर हीरालाल देवपुरा रहते हैं। सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा होता है 16 दिन। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पूनमचंद बिश्नोई होते हैं, प्रोटेम स्पीकर परशुराम मदरेणा जी होते हैं। ठीक है ना, तो 7वीं विधानसभा आती है, हरिदेव जोशी जी, अपने शिवचरण माथुर जी आ जाते हैं। ठीक है ना, जगन्नाथ पहाड़िया जी आ जाते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया हैं। ठीक है, शिवचरण माथुर हैं, और हीरालाल देवपुरा हैं। 7वीं विधानसभा के अंदर 3 मुख्यमंत्री रहते हैं, और एक पहली विधानसभा चुनाव में 3 मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है ना, टीकाराम पालीवाल होता है, फिर जयनारायण व्यास होते हैं, फिर मोहनलाल सुखाड़िया होते हैं। जबकि 7वीं विधानसभा में 3 होते हैं। सबसे पहला जगन्नाथ पहाड़िया जी होते हैं, फिर उसका शिवचरण माथुर होता है, और फिर हीरालाल देवपुरा होते हैं। ये एक डाटा ध्यान रखिए। और जो 7वीं में अध्यक्ष होता है वो पूनमचंद बिश्नोई होता है, प्रोटेम इसको परशुराम मदरेणा होते हैं। ठीक है, कांग्रेस 33 सीटों पर रहती है, बीजेपी 32 सीटों पर रहती है। तो देखो 33 और 32 ये ध्यान रखें, और 7वीं विधानसभा का मामला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 133 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये ध्यान रखें, 3 आ रहे हैं, और इसी के अंदर 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। इसको, इस डाटा को इसे कोलेट कर लिए। पूनमचंद बिश्नोई हो गया, परशुराम मदरेणा जी हो गए, प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष पूनमचंद बिश्नोई। मध्यावधि चुनाव, राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव से गठित विधानसभा कौन सी होती है, 7वीं विधानसभा। ठीक है ना, और डी गोलीकांड, ये खास याद रखना, 7वीं गोलीकांड कौन सी विधानसभा में होता है, 7वीं विधानसभा में होता है। उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन कौन रह रहे हैं, शिवचरण माथुर रह रहे हैं। राजा मानसिंह की पुलिस फायरिंग, जो भरतपुर के राजा होते हैं, डींग राजा, पुलिस फायरिंग से मृत्यु के कारण शिवचरण माथुर सरकार गिर जाती है। इसके बाद हीरालाल देवपुरा 16 दिन के लिए सीएम बनते हैं। चलो साहब, फिर 8वीं विधानसभा आती है, 200 सीटें होती है, कांग्रेस को 113 सीटें मिलती है, और भाजपा 39 पे आ जाती है। 3 तिया 9। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करोगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, तो 113
और ये इस 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितने 3 3 9, तो 113 और बीजेपी की 39 सीटें। ऐसे याद कर लो। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी रहते हैं और फिर इसका शिवचरण माथुर जी रहते हैं। अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा जी रहते हैं, गिरिजा प्रसाद तिवारी जी ही रहते हैं। तो जो हीरा है वो देवपुरा गांव के पास में पर्वत होता है, गिरिराज पर्वत, उसके ऊपर अध्यक्ष जी है ना। हीरालाल देवपुरा, ठीक है। मुख्यमंत्री से क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है विधानसभा के, गिरिराज प्रसाद तिवारी जी रहते हैं। प्रोटेम इसमें लक्ष्मण सिंह जी रहते हैं। 8वीं विधानसभा के अंदर, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। हरिदेव जोशी जी को दूसरी बार वापस क्या बनाया जाता है, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर उसके बाद प्रोटेम स्पीकर हमारे लक्ष्मण सिंह जी रहते हैं, ठीक है। अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा जी, गिरिराज प्रसाद देते हैं। फिर उसके बाद शिवचरण माथुर जी को बनाया जाता है, ठीक है। तो हरिदेव जोशी जी दूसरी बार, शिवचरण माथुर जी भी दूसरी बार रहे। अब आते हैं उसके बाद नवी विधानसभा के अंदर। नवी विधानसभा 1990 से 1992 तक रहती है। अब यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, 113, और यहाँ पर कांग्रेस को 113 मिल रही है, बीजेपी को 39 मिल रही है। अब नवी विधानसभा के अंदर बीजेपी को तो मिलती है 85 सीटें। कितनी मिलती है, 85 सीटें। और ये जनता दल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, और कुल मिला के इनको 150 सीटें हो जाती है। तो उसके बाद नवी विधानसभा के अंदर इनको क्या मिलता है, जैसे नवी विधानसभा होती है तो नवी विधानसभा के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे बीजेपी वाले हैं, ये यूनाइटेड जो दल है, जनता दल यूनाइटेड, कौन सा दल, जनता दल यूनाइटेड के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ 55 सदस्यों का सहयोग से भैरों सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री बनते हैं। द्वितीय बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है। जो अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष, जो हरिशंकर बाबड़ा होता है, प्रोटेम स्पीकर पूनमचंद बिश्नोई बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है, पूनमचंद बिश्नोई बनता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, अब तक के सबसे कम बैठकें 95 ईस्वी में होती है। 1992 में बाबरी कांड के कारण बर्खास्त की हो जाती है, चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो क्या होता है कि जो जनता दल यूनाइटेड होता है वो बाबरी कांड की वजह से क्या होता है, अपना समर्थन वापस ले लेता है और ये सरकार वापस गिर जाती है। तो भैरों सिंह शेखावत जी दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर से उनको बर्खास्त होना पड़ता है। अब उसके बाद 10वीं विधानसभा होती है साहब, 10वीं विधानसभा बर्खास्त हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नवी विधानसभा के बाद मध्यावधि चुनाव होते हैं। तो देखो मध्यावधि चुनाव 2 विधानसभाओं के अंदर हो रहे हैं, एक तो 7वीं विधानसभा में हो रहे हैं और एक नवी विधानसभा में हो रहे हैं, ठीक है। 7वीं विधानसभा के अंदर जो चुनाव होते हैं, ठीक है ना। 6ठी विधानसभा के बाद जो भैरों सिंह शेखावत होते हैं उसके बाद 7वीं विधानसभा बनती है, उसमें मध्यावधि चुनाव से बनती है। और जो 10वीं जो क्या नाम से जो 10वीं विधानसभा बनती है वो तो मध्यावधि चुनाव के बाद ही बनती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 10वीं विधानसभा का कार्यकाल, ठीक है ना। तो वहाँ पर कितनी मिली थी इनको सीटें, 85 मिलती है ना। तो अगली बार कितनी मिलती है 10वीं विधानसभा के अंदर, इनको मिलती है 95 सीटें। कितनी मिलती है 10वीं विधानसभा के अंदर, 95 सीटें मिलती है। तो ये 85 से ये आ जाते हैं 95। यहाँ पर तो क्या ये 55 जनता दल वाले मिल जाते हैं, है ना, जनता दल यूनाइटेड वाले। तो ये इनकी सीटें कितनी हो जाती है, 150 हो जाती है। फिर इसके बाद वापस इनको 95 सीटें मिल जाती है। यहाँ पर 95 सीटें मिलने के बाद निर्दलीयों में सहयोग से भैरों सिंह शेखावत जी क्या बनते हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अध्यक्ष हरिशंकर बाबड़ा जी होते हैं, तो शांतिलाल चपलौत और समर्थलाल मीणा, 3 इसके अंदर अध्यक्ष होते हैं। 30 विधानसभा, 10वीं विधानसभा के अंदर कितने अध्यक्ष होते हैं विधानसभा, 3 विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। प्रोटेम स्पीकर पूनमचंद बिश्नोई जी होते हैं। कौन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर पूनमचंद बिश्नोई। तो भैरों सिंह शेखावत, हरिशंकर बाबड़ा, शांतिलाल चपलौत, समर्थलाल मीणा, पूनमचंद बिश्नोई की 10वीं विधानसभा के कैरेक्टर हैं, ठीक है। और 10वीं विधानसभा के अंदर भाजपा को कितनी मिल रही सीटें, 95 सीटें मिल रही है। कितनी सीटें मिल रही है भाजपा को, 95 सीटें मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद 11वीं विधानसभा के लिए बारे में पढ़ते हैं। तो 11वीं विधानसभा 1998 से 2003, यहीं पर चालू होता है अशोक गहलोत का टाइम, और अशोक गहलोत को मिलती है 153 सीटें। देखो 11वीं विधानसभा में 153 सीटें कांग्रेस को मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो सीटें मिलती है 12वीं विधानसभा में 123 सीटें बीजेपी को मिलती है। फिर उसके बाद जो सीटें मिलती है वो 153 हो गया। तो 11वीं विधानसभा 153 तो कांग्रेस को मिल रही है। फिर उसके बाद 123 सीटें बीजेपी को मिल रही है। फिर उसके बाद जो सीटें मिलती हैं 13वीं विधानसभा के अंदर, वो कांग्रेस को कितनी मिलती है, एक बार देखते हैं अपन इसको। तो कांग्रेस को इसके अंदर 96 सीटें मिलती है। कितनी मिलती है, 96 सीटें मिलती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 11वीं के अंदर कितने मिली, 153, ठीक है। दूसरे बार फिर उसके बाद कितनी मिली, 11वीं के अंदर 153 इनको मिल रही है। फिर उसके बाद बीजेपी को मिल रही है 12वीं के अंदर 123। उसके बाद फिर कांग्रेस को मिल रही है 96 और उसके बाद बीजेपी को मिल रही है 163, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस कांग्रेस जीत जाती है 15वीं विधानसभा में, अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी सबसे पहली बार 11वीं में बनते हैं, 12वीं के अंदर वसुंधरा राजे बनती है, फिर 13वीं में वापस अशोक गहलोत बनते हैं, 14वीं के अंदर फिर वसुंधरा राजे बनती है और फिर 15वीं के अंदर हमारे गहलोत साहब बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो 11वीं विधानसभा 1998 से 2003 के बीच में 153 सीटें मिल रही है, 3/4 बहुमत प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
बनते हैं अध्यक्ष परशुराम मदेरणा जी बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर भैरव सिंह शेखावत बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? भैरव सिंह शेखावत बनते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन बन गया साहब? अशोक गहलोत। अध्यक्ष कौन बन गया? परशुराम मदेरणा जी। और प्रोटेम स्पीकर कौन बन गया? भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। तो पहले 11वीं विधानसभा में 153 अशोक गहलोत, परशुराम मदेरणा, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रारंभ होता है 11वीं विधानसभा में उपचुनाव में होता है, ठीक है ना। अब 12वीं विधानसभा आती है, 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 तक, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसी टाइम राज्यपाल भी प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल बनते और इसी टाइम अध्यक्ष भी सुमित्रा सिंह प्रथम अध्यक्ष बनती। तो ये महिलाओं का राज चालू हो जाता है 12वीं विधानसभा से। और ईवीएम का पूर्ण उपयोग होता है 2003 में संपूर्ण राज्य ईवीएम से चुनाव संपन्न करते हैं। प्रोटेम स्पीकर गंगाराम चौधरी होते हैं। देखो यहाँ गंगाराम चौधरी 12वीं में गंगाराम चौधरी हैं यहाँ पर। और वहाँ पर देखो आप परशुराम मदेरणा जी यहाँ पर अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों जाट हैं। 11वीं में और 12वीं में जो अध्यक्ष रहे ये दो अध्यक्ष हैं और ये प्रोटेम स्पीकर गंगाराम चौधरी हैं, ठीक है। और वहाँ पर अपनी जो 11वीं विधानसभा होती है उसके अंदर जो अध्यक्ष जो होता है वो परशुराम मदेरणा जी होते हैं। कौन होते हैं? परशुराम मदेरणा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर जाट आता है गंगाराम चौधरी, ठीक है। अध्यक्ष कौन बन जाती है? श्रीमती सुमित्रा सिंह, ठीक है। अब उसके बाद 13वीं विधानसभा आती है। 13वीं विधानसभा में कांग्रेस को 96 सीटें मिलती है। निर्दलीय और बसपा के सहयोग से क्या बनते हैं? ये सरकार बनाते हैं, ठीक है ना। अब जब सरकार बनाते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी बार बनते हैं। इसके टाइम अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत और प्रोटेम स्पीकर देवी सिंह भाटी होता है। और सर्वाधिक महिला सदस्य इस टाइम बनती हुई 28 चुनकर आती है उस समय तक। तो 13वीं विधानसभा के अंदर भी 28 महिलाएं होती है। 14वीं विधानसभा होगी उसमें भी 28 महिलाएं होंगी। 15वीं विधानसभा के अंदर ये 27 हो जाती है और 14वीं विधानसभा के अंदर तो ये 21 हो जाती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब 14वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं 2013 2018 में। वही वसुंधरा राजे जी बनती है। 163 सीटें जो राज्य में अब तक की किसी एक पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिलती है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती है। इस टाइम अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जो होते हैं। उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह होते हैं। प्रोटेम स्पीकर प्रद्युमन सिंह होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंह ध्यान रखना भाई। 14वीं विधानसभा के अंदर राव राजेंद्र सिंह और प्रद्युमन सिंह, कैलाश मेघवाल जो हैं वो इस, और ध्यान रखना इस जो विधानसभा है 14वीं विधानसभा, इसके अंदर अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी होते हैं, ठीक है। नवाचार क्या होता है? राज्य में पहली बार चुनाव के अंदर नोटा बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नोटा बटन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद 15वीं विधानसभा, ठीक है। 15वीं विधानसभा 2018 से 2023 के बीच में होती है। संरचनात्मक विश्लेषण देख लेते हैं। 15वीं विधानसभा में क्या होता है? 7 दिसंबर 2018 को 199 सीटों पर चुनाव होता है। लेकिन रामगढ़ सीट पे क्या होता है? बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण जी सिंह होते हैं, उनका निधन हो जाता है। इसके बाद उपचुनाव किए जाते हैं जनवरी 2019 के अंदर, ठीक है। और जनवरी 2019 के अंदर एक हमारे मुस्लिम प्रत्याशी होती है, वो चुनाव जीत के आती है, ठीक है। अब वो क्या बनती है? मुस्लिम प्रत्याशी हैं, ठीक है ना। सोफिया जुबैर जो कांग्रेस की होती हैं, क्या नाम है उनका? कांग्रेस की। तो प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह जी की जगह बनती है सोफिया जुबैर, ठीक है ना। तो ये उपचुनाव जो होते हैं वो 28 जनवरी को होते हैं, ठीक है ना। कब होते हैं? 28 जनवरी 2019 को उपचुनाव के अंदर कौन? लक्ष्मण सिंह 2019 के अंदर सोफिया जुबैर कांग्रेसी प्रत्याशी जीत के आती है। 15 दिसंबर 2018 को विधानसभा का गठन होता है। 17 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल के अंदर प्रथम शपथ ग्रहण होता है, ठीक है ना। और इनके नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हैं। पदानुसार ये 25वें और व्यक्ति के अनुसार 13वें मुख्यमंत्री होते हैं। कुल 147 बैठकें होती है। अनोखी घटना क्या होती है? अब देखो उपचुनाव हो गया यहाँ पर भी, देखो एक तो ये कौन सी रामगढ़ सीट पे हो गया और इसके बाद यहाँ पर भी कर्णपुरा सीट जो गंगानगर सीट पे है, पिटासी नदी की गलती की वजह से पुनः मतदान होता है, ठीक है। सांख्य की देखो साहब, महिला प्रतिनिधि 27 महिला इसमें विधायक बनती है। इसमें सर्वाधिक 4 जोधपुर से हैं, 8 एससी से हैं और 3 एसटी से हैं। तो 8 तो एससी से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, और एसटी से 3 महिला विधायक बनती है। तो कुल मिलाई कितनी हो जाती हैं? 27 हो जाती हैं, ठीक है। और ममता भूपेश एकमात्र महिला मंत्री बनती इस विधानसभा के अंदर, ठीक है। 15वीं विधानसभा मतदान और विजय के आंकड़े देख लेते हैं। देखो सर्वाधिक मतदान तो किया जाता है जैसलमेर के अंदर। ऐसा जिला जहाँ पर सर्वाधिक मतदान जैसलमेर होता है 85.36%, मतलब 85.36%। और न्यूनतम होता है पाली के अंदर 65.31%। और कुल मतदान होता है 74.59%, ठीक है। तो सर्वाधिक जिला सीट के हिसाब से देखें तो सीट के हिसाब से तो अपन होता है क्या कि सीट के हिसाब से कौन सी विधानसभा सीट के अंदर सबसे ज़्यादा मतदान होता है? तो पोकरण विधानसभा सीट होती है। और न्यूनतम मतदान होता है मारवाड़ जंक्शन के अंदर। किसके अंदर होता है? मारवाड़ जंक्शन। अब सर्वाधिक मतों पे जो विजय होने वाले हैं 15वीं विधानसभा के अंदर कैलाश मेघवाल जी हैं, शाहपुरा से जीतते हैं, ठीक है, 74,542 वोटों से। और न्यूनतम मतांतर से जीतने वाले जाबर सिंह जी हैं सांकला,
जबर सिंह सांकला हैं, आसीन से होते हैं 154 वोटों से जीतते हैं, ठीक है। आसीन से भीलवाड़ा से जबर सिंह सांकला जी। अब उसके बाद इसी विधानसभा में नोटा के अंदर 1.41 मतदाताओं का प्रयोग किया जाए। सर्वाधिक जो सीट है कुशलगढ़ सीट के ऊपर सर्वाधिक मतदाता नोटा का प्रयोग करते हैं, न्यूनतम सुमेरपुर में करते हैं। तो जो कुशलगढ़ सीट के उसके ऊपर जो नोटा का प्रयोग किया जाता है वो बहुत सारे मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक आयु जो होती है पंद्रह विधानसभा के अंदर वो कैलाश मेघवाल जी की हैं 84 वर्ष और न्यूनतम राजकुमार जी की हैं, ठीक है, 26 वर्ष, ठीक है। अन्य तथ्य क्या है, रालोपा, ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राज्य दल का दर्जा मिल जाता है, जिसका चुनाव चिन्ह बोतल होता है, और मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति इस विधानसभा के 15 विधानसभा के चुनाव के अंदर लागू की जाती है, ठीक है। अब आते हैं 16वीं विधानसभा की जो दलीय स्थिति उसके बारे में देख लेते हैं अपन। 16वीं विधानसभा 15 नवंबर 2023 को 199 सीटों पर चुनाव किया जाता है। करणपुरा सीट पर चुनाव स्थगित हो जाते हैं। 5 जनवरी 2024 को उपचुनाव में रूपेंद्र सिंह कुन्नर कांग्रेस विजयी होते हैं इसके अंदर। अब देखो पार्टी के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, जो हमारे जो चुनाव होते हैं देखो उनके अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी को तो कितनी सीटें मिलती हैं, 2 मिलती हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, 4 मिलती हैं। और भारतीय जनता पार्टी को देखो ये जो आंकड़ा है ना ये मार्च 2025 का है। कौन सा है, ये मार्च 2025 का आंकड़ा है, ठीक है ना। इसमें क्या उपचुनाव के अंदर ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी को शुरू में 115 सीटें मिलती है, ठीक है ना। अब और कांग्रेस को शुरू में 66 मिलती है, ये 69 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 मिलती है, आदिवासी पार्टी 4 मिलती है, शुरू में 3 मिलती है, बाद में 1 सीट और जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 115 मिलती है, बाद में 119 हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये निर्दलीय 8 चुने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 66 सीटें होती है, 69 पहले मिलती है इनको। राष्ट्रीय लोकदल 1 हो गया, ठीक है, 200 सीटें हो गई, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है देखो, 199 सीटों चुनाव होते हैं 1975, 1985, 1993, 2013, 2018, 2023 में 199 सीटों पर ही चुनाव होता है। क्योंकि कोई सीट पे कोई प्रत्यक्ष कोई मर गया या कोई उपचुनाव होता है तो मतलब पूरा 200 पे नहीं होता है ये चुनाव, 199 में भी होता है। कब से हो रहा है, 1975, 1, 2, 3, 4, 5 इन वर्षों से ये बार बार चुनाव हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तो ये 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो विगत 6 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं ना उनके अंदर 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ है, पूरी 200 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ है। अब 16वीं विधानसभा की जनसांख्यिकी एवं मतदाता पैटर्न देख लेते हैं अपन। मतदाता जो हैं कुल वोट जो डले हुए हैं 5,26,90,000 मतदाताओं के डले हैं। इनमें से पुरुष जो मतदाता है 2,75,00,000 हैं और महिला मतदाता 2,52,00,000 है। तो इनको ध्यान रखो, ठीक है ना, ये 2,75,00,000 और ये 2,52,00,000, ठीक है ना। और ट्रांसजेंडर जो हैं वो 614 हैं, उनमें से 348 348 के वोट डले हैं, ये भी ध्यान रखें। जो कुल मतदान हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखो, स्टार ही लगा लो इसको, तो ठीक है ना। कुल मतदान हुआ है वो 75.45% हुआ है। और कई बार से जो 15 विधानसभा है उनसे 0.73% की वृद्धि हुई है। 117 सीटों पर मतदान बढ़ा है और 82 पर घटा है। तो कुल मिला के इसको याद रखो आप, 75.45, 73% वृद्धि। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखो भाई, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखो मतदान प्रतिशत ज़्यादा है 75.68, कितना है 75%। और शहरी क्षेत्र में मतदान कितना है 71.23, और तो टोटल कितना हो गया 75.45, ठीक है। तो शहर के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, शहरों के अंदर कम है। शहरों में कितना है 71.23, तो ध्यान रखें इसको, इसे याद रखना है 75.68, और शहर के अंदर कितना है 71.23, ये ध्यान रखें। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक जो मतदान जो नोट किया गया है वो 75.68 हुआ है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में हुआ है 84.32%। शहरी क्षेत्र में जो सर्वाधिक मतदान हुआ है वो हनुमानगढ़ में नोट किया गया है, वो होता है 76.65%। कितने भी हुआ है 76.65%, वैसे होना चाहिए शहर में 71.23 हुआ एवरेज। अब देखो पुरुष और महिला मतदान की बात करें तो भाई महिला आगे हैं भाई इस बार मतदान प्रतिशत के अंदर, तो 74.72% महिलाओं ने और 74.53% पुरुषों ने। तो महिलाओं ने 0.99% अधिक मतदान किया है। और नोटा का जो इस बार प्रयोग किया है ना वो 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया है, जो कि कुल मतों का 0.96% है। वहाँ 15वीं के अंदर 1.41% था नोटा का, ठीक है ना। और ये इस बार कितना रहा है 0.96%। सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है, झाडोल के अंदर हुआ है, 6,488 नोटा प्रयोग हुआ है सब झाडोल के अंदर, ठीक है। ईवीएम मतदान सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है, कुशलगढ़ के अंदर हुआ है, न्यूनतम आहोर के अंदर हुआ है। कुशलगढ़ में कितना हुआ है 88%।
और लाहौर के अंदर कितना हुआ 61.24%। राजस्थान की राजनीति के प्रथम, देखो प्रथम महिला विधायक रही है यशोदा देवी, बांसवाड़ा उपचुनाव 1953। प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल प्रथम विधानसभा के अंदर रही है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत रहे हैं। प्रथम एससी मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िये जी रहे हैं। प्रथम बार तीनों पदों पर महिलाएं वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, ये 12वीं विधानसभा के अंदर रही है। प्रथम ईवीएम तकनीक का प्रयोग किया था 11वीं विधानसभा के अंदर, ठीक है ना, उपचुनाव के अंदर हुआ था, और 14वीं विधानसभा में नोटा का प्रयोग हुआ है। नेतृत्व का काल चक्र देख लीजिए आप। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 17 वर्षों तक निरंतर शासन किया, सबसे लंबा प्रथम से लेकर 4वीं विधानसभा तक इनका कार्यकाल रहा है। भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी और 3 अलग अलग कार्यकाल रहे हैं, ठीक है इनका। तो एक तो रहा है अपने इनका कार्यकाल रहा है एक तो 1977 से लेके 80 तक, ठीक है। दूसरा जो कार्यकाल रहा है 1990 से लेके 92 तक, ठीक है। और जो तीसरा कार्यकाल रहा है 1993 से लेके 1998 तक, ठीक है ना। तो ये इन कार्यकाल की वजह से हो गया, ठीक है ना, नेतृत्व काल से। अशोक गहलोत भी 3 पूर्ण कार्यकाल रहे हैं, 11वीं रही है, 13वीं रही है, 15वीं रही है। वसुंधरा राज्य के 2 कार्यकाल 12वीं और 14वीं विधानसभा रहे। हीरालाल देरवा सबसे छोटा कार्यकाल रहा है 16 दिन की 7वीं विधानसभा के अंदर। समय रेखा और अवधियों का दृश्य निरूपण, सटीक और वर्ष नहीं। चलो, विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का विकास हुआ है साहब। देखो अब इसमें देखते हैं। देखो प्रारंभिक संघर्ष, प्रथम चुनाव में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था परंतु कोई नहीं जीती, ठीक है, वीरस, ठीक है ना। अब उसके बाद ऐतिहासिक प्रवेश होता है 1953 के अंदर, यशोदा देवी ने जीत हासिल की उपचुनाव के अंदर और महिलाओं का प्रवेश होता है। शिखर पर पीक 13वीं विधानसभा के अंदर, जो अशोक गहलोत के टाइम पर 28 महिलाएं सबसे पहली बार विधायक बन के आती है। और वर्तमान के अंदर 16वीं विधानसभा के अंदर 0.19% अधिक रहता है महिलाओं का मतदान, और महिलाएं बहुल सीटों पर ईवीएम सर्वाधिक मतदान का रुझान रहा है। सर्वाधिक मतदान तो 74.72% रहा है, ठीक है ना इनका, और 0.9% ज़्यादा रहा है पुरुषों से, ठीक है ना। और पुरुष तो 74.52% पे रह गए हैं, ठीक है। अब लोकतंत्र का महाकोश एक विगावलोकन। देखो स्थायित्व में विस्तार, 160 सीटें 1952 से लेकर 200 सीटें 1977 तक, वर्तमान तक की यात्रा जो राजस्थान के भौगोलिक व जननांगिक विस्तार को दर्शाती है। संकटों का सामना, 4 बार हमने राष्ट्रपति शासन का सामना किया, 1967, 1977, 1980, 1992 दोनों टाइम में भैरों सिंह शेखावत जी थे, ठीक है। लागू होने के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक ढांचे को अटूट निरंतरता थी। अब सहभागिता की विजय देखो, सहभागिता की विजय 75.45 के उच्च मतदान स्तर और 2.26 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सक्रियता से राजस्थान को सशक्त और परिपक्व लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो एक विजुअलाइजेशन है 12वीं विधानसभा के बारे के अंदर, किसके बारे में है, 12वीं विधानसभा के बारे में एक विजुअलाइजेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 12वीं विधानसभा के अंदर आप, ठीक है, 12वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है 2003 से 2008 तक रहता है। अब इसमें देखो आप 120 सीटें बताई गई 12वीं विधानसभा के, लेकिन ये बाद में उपचुनाव के बाद 123 सीटें हो जाती है। और इसमें संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग होता है। प्रथम महिला सुमित्रा सिंह है अध्यक्ष, और राष्ट्र जो राज्यपाल रहती है वो प्रतिभा पाटिल रहती है। राज्य के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष तीनों शीर्ष पदों पर महिलाएं आसीत हो जाती है, ठीक है। ये इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जीत और सशक्तिकरण के नए शिखर, 13वीं और 14वीं विधानसभा चुनाव, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होता है, महिलाओं की जो संख्या है वो 28 पार हो जाती है 13वीं 14वीं के अंदर, ठीक है ना। 96 कांग्रेस निर्दलीय भाजपा से सही से अशोक गहलोत जी सीएम बनते हैं, और इन विधानसभा में सर्वाधिक महिलाएं सदस्य जीत के आती है। तो 28 होती है 13वीं के अंदर और 14वीं के अंदर, दोनों के अंदर, ठीक है। फिर 15वीं के अंदर ये घट जाती है इनकी संख्या, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये अपने 28 हो जाती है 13वीं 14वीं विधानसभाओं के अंदर। फिर 15वीं के अंदर ये घट के 27 हो जाती है, और 16वीं के अंदर जो वर्तमान में 21 हो जाती है, ठीक है। अब 14वीं विधानसभा होती है सबसे बड़ी, 163 सीटों में भाजपा का सबसे बड़ी पार्टी वसुंधरा राज्य बनती है। नवाचार, राज्य में पहली बार 2000 ईवीएम नोटा का बटन की व्यवस्था की जाती है 14वीं विधानसभा में। 15वीं विधानसभा के आंकड़े आपने देख ही लिए थे पिछले गई बार, ठीक है ना। सर्वाधिक जीत जो होती है 15वीं विधानसभा में कैलाश मेघवाल, न्यूनतम जाबर सिंह से आंकड़ा होता है। सर्वाधिक आयु कैलाश मेघवाल की है, न्यूनतम आयु राजकुमार की है। सर्वाधिक जो वोट होता है वो जैसलमेर के अंदर, जिले के अंदर दिया जाता है, और मतलब वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा जैसलमेर होता है, न्यूनतम पाली में होता है। नोटा का अपडेट होता है 1.41%, सर्वाधिक कुशलगढ़ में और न्यूनतम सुमेरपुर में, और रालोपा को नए राज्य दल का चिन्ह घोषित कर दिया जाता है। ये हैं 15वीं विधानसभा में। 16वीं विधानसभा के अंदर आप की नोट देख लीजिए, 200 सीटें हैं, ठीक है। 200 सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें मिलती है। चुनाव 25 नवंबर 2023 को 199 सीटों पे होता है। मतदाता 5.16 लाख करोड़ हैं। करणपुरा सीट पर एक उपचुनाव होता है, प्रत्याशी गुरमीत सिंह का निधन हो जाता है। फिर 5 जनवरी 2024 को हुए उपचुनाव में कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह के अंदर विजयी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत 16वीं विधानसभा के बारे में। पुरुष मतदाता कितना है 74.53, और महिला मतदान हुआ है 74.72, कितना ज़्यादा हुआ है 0.19%, ठीक है। और क्षेत्र आदित्य मतदान के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है 75.68, ठीक है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में हुआ है 84%, शहरी क्षेत्र में हुआ है 71.23, सर्वाधिक मतदान हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर 76.65 के अंदर, ठीक है।
तो कुल मतदान हुआ है 75.45, 0.73% की वृद्धि हुई। नोटा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, 0.96%। 6,488 वोट डाले गए, सबसे ज़्यादा झाडोल के अंदर डाले गए थे ये वोट, ठीक है ना। और कुशलगढ़ के अंदर ईवीएम का सर्वाधिक मतदान हुआ है 88.13%, न्यूनतम आहोर में हुआ है सोली विधानसभा के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा के ऐतिहासिक कीर्तिमान, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। कार्यकाल में बैठे, सर्वाधिक जो कार्यकाल होता है 5वीं विधानसभा का होता है आपातकाल के कारण, ठीक है। सर्वाधिक जो बैठकें होती है दूसरी विधानसभा के अंदर होती है 306 बैठकें होती है। न्यूनतम बैठकें 9वीं विधानसभा में होती है 95 बैठकें होती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है राष्ट्रीय शासन लगा दिया जाता है, बिरसु शेखावत सरकार गिर जाती है। न्यूनतम सत्र 6ठी विधानसभा में होते हैं 6, ठीक है ना। और अब इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा रामनिवास मिर्धा जी होते हैं, दूसरी और तीसरी विधानसभा के अंदर अध्यक्ष रहते हैं। मुख्यमंत्री जी होते हैं एक ही विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री, प्रथम विधानसभा में पालीवाल, व्यास और सुकाड़िया, और 7वीं विधानसभा के अंदर पहाड़िया, देवपुरा और माथुर, ठीक है। तो जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा और शिवचरण माथुर हो गया। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा जी रहते हैं 16 दिन 7वीं विधानसभा के अंदर। चुनाव और सीटें, सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड भाजपा का 163, ठीक है, 14वीं विधानसभा के अंदर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में। सर्वाधिक महिला विधायक वही 13वीं में रहते हैं 28, जो कि 13वीं विधानसभा अशोक गहलोत के टाइम की होती है, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है, ये अपन ने देख लिया है थोड़ा, इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, ठीक है। अस्थिरता का दौर अपन को पता ही है। 7वीं विधानसभा कांग्रेस को 133 सीटें मिलती है, बीजेपी को 32 मिलती हैं। फिर 8वीं विधानसभा होती है, कांग्रेस को 113, बीच भाजपा को 100 और भाजपा को 39 सीटें, ठीक है। और 9वीं विधानसभा होती है तो उसके अंदर भाजपा को 85 मिलती है, लेकिन 55 सदस्यों के साथ मिलकर वो 150 सीटें ला के रिकॉर्ड, सबसे कम बैठकें 95, मतलब 9वीं विधानसभा में सबसे कम बैठकें होती है। 1992 में बाबरी मस्जिद के कारण ही सरकार बर्खास्त हो जाती है। तो ये हैं छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिए, ठीक है। जो प्रथम विधानसभा है उसके अंदर पता ही है, प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह रहते हैं। प्रथम विधानसभा के नरोत्तम लाल जोशी रहते हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह चकताव जी रहते हैं। विपक्ष नेता जसवंत सिंह जी रहते हैं। प्रथम महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवती। उपचुनाव बांसवाड़ा से होता है नवंबर 1953 में, प्रजा समाजवादी पार्टी से होती है। और प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल मोहनलाल सुखाड़िया से होता है, ये बात है। तो ये आप याद रखिए अच्छे से, ठीक है। और ये लगभग इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके चलाइए और कॉपी पेन साथ में रखिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार तो आप इनको सरसरी नज़र से इस वीडियो को देखिए, सुनिए आराम से, और उसके बाद आप दोबारा जब इसको देखेंगे तो आप पेन या कॉपी आप साथ में रखें और लिखते चलें। 1-2 बार लिखोगे पूरा डाटा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। 1-2-4 बार इस वीडियो को देख लेना, काम बन जाएगा अपना, ठीक है।